स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के ही एग्जाम के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपको इन्वायरमेंट के कुछ लॉज हैं वो दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आपको कौन कौन से जो इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स एनजीटी के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। क्या हमारे इंडिया के जितने भी इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं क्या सभी यहाँ आपको एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं? तो आप देखिए कि जो सभी कानून हैं वो आपको एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेंगे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप देखिए कि कुछ टू हमारे जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनका एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है और काफ़ी बार हमने न्यूज़पेपर के अंदर भी इसको डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स एनजीटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें 2010 के समय इसको क्रिएट किया गया था, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2010 के समय इसको क्रिएट किया गया। जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, जो सीआरपीसी है, उसके अंडर में इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एनजीटी के द्वारा वर्क किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू में आपको एनजीटी का जो वर्किंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसके द्वारा इन्वायरमेंट के जो केसेज है उसके पर्सपेक्टिव से स्पेशल जो कोर्ट है या स्पेशल जो ट्राइब्यूनल है उसको सेटअप किया गया। आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया से पहले आपको जो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड नाम के जो कंट्रीज है वो भी देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो कानून जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया गया था। स्टूडेंट्स अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि एनजीटी के द्वारा कोई जजमेंट डिलीवर किया गया, स्टूडेंट्स आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। बट आप देखिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब उस जजमेंट को चैलेंज करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है वो देखने के लिए मिलता है कि किस लिमिटेशन के अंदर में, किस टाइम बाउंड का जो लिमिटेशन है उसके अंदर में आप उस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स इस तरीके के जो क्वेश्चंस है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं? तो स्टूडेंट्स अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट आप देखिए कि आने वाले समय में आपसे स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा कि एनजीटी का जो यहाँ पे जजमेंट है उसको आप चैलेंज कर सकते हो। और सपोज कीजिए यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 120 डेज है, सपोज कीजिए 120 डेज है और आपसे एग्जाम के अंदर में उसको 180 डेज लिख के क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको सही से याद नहीं है तो एग्जाम के अंदर में आप रॉन्ग वे में जो मार्क है वो भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसी तरीके से जो डेट्स हैं उनको इंटरचेंज किया जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंदर में। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप गलत जो अपना आंसर है उसको भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर में ये क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया है। आप देखिए वहाँ तो डायरेक्टली आपको फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेगा कि कितने डेज के अंदर में आप उसको जो जजमेंट है उसको चैलेंज कर सकते हो। एबीसी के अंदर में आपको कुछ नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। मध्य प्रदेश का जो पीसीएस का एग्जाम है उसके अंदर में 2020 के दौरान में ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। तो आपको इस तरीके से जानकारी होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए हमारे 2 फेमस लॉज हैं इन्वायरमेंट के। कौन कौन से फेमस लॉज हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। तो आप देखिए कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपको एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, हमारी जो फॉरेस्ट की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो फॉरेस्ट राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था इस एक्ट के द्वारा 2006 के समय में। तो आप देखिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी आपको एनजीटी का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंडर में नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। तो नेशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये जो ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? आप देखिए कि ट्राइब्यूनल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्राइब्यूनल्स के बारे में जब भी हम यहाँ पे रीड करते हैं। आप देखिए कि स्वर्ण सिंह कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसी दौरान में, जिसके द्वारा हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसको बेसिकली इंसाइट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। स्टूडेंट जो ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इसी के थ्रू देखने के लिए मिलता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के ही द्वारा। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 323A है और आर्टिकल 323B है उसके अंदर में आपको जो ट्राइब्यूनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। ए के अंदर में आप देखिए कि ए से ए को आप ऐड कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में है, जैसे कि आपको कैट का जो ट्राइब्यूनल देखने के लिए मिलता है,
जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के रिगार्डिंग में है। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल्स उनको क्रिएट किया जाता है 323A के थ्रू में, और अदर पर्पज ऑफ जो ट्राइब्यूनल्स है उनका क्रिएशन आपको आर्टिकल 323B के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। अब ये आर्टिकल्स अगर आपको नहीं याद हैं तो आप देखिए कि इसको रिगार्डिंग में भी एक यहाँ पे प्रोसीजर आप देखते हैं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में आप रीड करते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं बोथ। आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक का जो प्रोविजन है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का इन आर्टिकल्स के थ्रू में, जो भी उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो भी उनका वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 324 जो आर्टिकल है वो कौन सा है। 324 आपको हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल का इंस्टीट्यूशन। तो आप देखिए कि ये जो आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन 324, 325 है, 326 भी आगे तक आपको एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि इन दो यूपीएससी स्टेट पीसीएस और इलेक्शन कमीशन के बिटवीन में न्यू आर्टिकल्स है जिनको कि इंसर्ट किया गया था, तो आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। तो ऐसे आपको जो आसपास के आर्टिकल्स हैं उनको भी आपको पता हुआ स्टूडेंट्स। आप देखिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। कौन से इन्वायरमेंट लॉज हैं जो आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो नहीं है इसके अंडर में, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं है। क्या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, तो स्टूडेंट्स वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वाटर का जो एक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से कानून है जो इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है, तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको वाटर का जो कानून है, जो हमारा वाटर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वाला एक्ट है 1974 का। काफ़ी बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी है, वो बेसिकली किसकी कौन से एक्ट के थ्रू में क्रिएट किया गया था। क्या वो एयर का जो एक्ट है उसके थ्रू क्रिएट किया गया, या एयर का जो 1981 का जो एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है 1981 का, या वाटर का जो एक्ट है उसके अंडर में उसको क्रिएट किया गया था। बाद में आप देखिए कि एयर का जो एक्ट है उसके अंडर में उसको ऐड किया गया है। इनिशियल आपको वाटर का जो एक्ट है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1974 का वाटर का एक्ट है, 1977 का इसका वाटर का जो सेस के रिगार्डिंग में जो एक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में आप देखिए कि हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, वो भी आपको इसके अंडर में देखने के लिए मिलेगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। एयर का जो पोल्यूशन एक्ट है 1981, वो हमने यहाँ पे रीड किया। पब्लिक लाइबिलिटी जो इंश्योरेंस एक्ट है 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सब कानून है वो आपको एनजीटी के इस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 आंसर सही है, तो यहाँ पे आपको बी आंसर है वो करेक्ट होगा। प्रीलिम्स का कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बालासोर का इंसिडेंट हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक रेलवे का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था। तो उस दौरान में आप देखिए कि रेलवे बोर्ड है वो न्यूज़ के अंदर में था। रेलवे बोर्ड इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में है कि फर्स्ट टाइम किसी वुमेन के द्वारा रेलवे बोर्ड को हेड किया गया है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो रेलवे बोर्ड को हेड किया जाता है वो किसी वुमेन ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाता है। तो किन के द्वारा किया जाता है, आपके स्टेट पीसीएस उनमें वो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, रेलवे बोर्ड को कब क्रिएट किया गया। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट रेलवे है आपको 1853 के समय में बॉम्बे टू थाने के दौरान में जो रेलवे है वो देखने के लिए मिलेगा। तो रेलवे का एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रिपोर्ट करके पार्लियामेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट्स उनको सबमिट किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट 1901 के समय में जो सर थॉमस रॉबर्टसन का जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उनके रिकमेंडेशन के थ्रू में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इनिशियली जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रेलवे के रिगार्डिंग में एक और कमेटी है जिसको कि हम सर विलियम मैकवर्थी कमेटी के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम रेलवे बजट के पर्सपेक्टिव से भी रीड करते हैं। आप देखिए कि रेलवे का जो बजट है जो अर्लियर फेज के अंदर सेपरेट हुआ करता था, इसी मैकवर्थी जो कमेटी है उसके द्वारा उसको सजेस्ट किया गया था 1920-21 के दौरान में। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैकवर्थी कमेटी है ये भी आपको रेलवे इंक्वायरी कमेटी के पर्सपेक्टिव से जाना जाता है। और आप देखिए इसके द्वारा भी यहाँ पे रेलवे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है उनको चेंज किया गया। मैकवर्थी कमेटी के जो रिकमेंडेशन था कि हमारा जो जनरल बजट है और रेलवे बजट है उसको सेपरेट करना है। तो आप देखिए कि इसको फिर से ऐड कब किया गया, 2016 के समय में आपको हमारा कंप्लीट वन बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। रेलवे का जो सेपरेट बजट है वो नहीं होता है 2016 के समय से। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन का प्रैक्टिस है,
न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। अब न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, दिल्ली के अंदर जो रिज का जो एरिया है, आप देखिए कि अरावली का एक्सटेंशन के रूप से जानते हैं, अरावली की जो टेल्स है उसके रूप से भी इनको जाना जाता है। अरावली का जो आपको इनिशियल फेज कहाँ से देखने के लिए मिलता है, गुजरात से, गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, और हरियाणा के बाद में दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है। दिल्ली में कहाँ तक, हमारा जो आप देखिए रायसेना हिल्स का जो एरिया है जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जो सिचुएटेड हैं, तो वहाँ तक इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी अगर आप विजिट किए हो हमारे रायसेना हिल्स के एरिया के अंदर में, तो आप देखिए जो रायसेना हिल्स का एरिया है वो आपको हिली वे में आपको जो टोपोग्राफी है उसका देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली रीज के अंदर में क्या हुआ कि काफ़ी बार इसका जो एरिया है इसको बेसिकली एनक्रोचमेंट की वजह से प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है। इसका जो लैंड है उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, लैंड का जो डाइवर्जन है, फॉरेस्ट एरिया का डाइवर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिल्ली रीज का जो थ्रेटन्ड के रूप से इसको देखा गया है कि नेशनल कैपिटल का हमारे ये बेसिकली लंग्स के रूप से ये काम करता है, लंग्स के रूप से काम करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर का जो एरिया है जहाँ पे यूपीएससी का मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशंस है जो सेटअप हैं, तो आप देखिए ओआरएन के एरिया के अंदर अगर आप विजिट करते हो तो वहाँ भी आपको नियर बाई आपको जो दिल्ली रिज का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये दिल्ली रिज के बारे में था, अरावली का ही एक्सटेंशन है, अरावली के टेल्स के रूप से इनको जाना जाता है। नेशनल कैपिटल का जो लंग्स है उनके रूप से भी इनको जाना जाएगा। जैसे कि हम अमेजन फॉरेस्ट के बारे में रीड करते हैं जो ब्राज़ील के अंदर में सिचुएटेड हैं, वेट इक्वेटोरियल एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं। आप देखिए तो अमेजन फॉरेस्ट को जिस तरीके से अर्थ का जो लंग्स है उसके रूप से जाना जाता है, तो उसी तरीके से हमारी कैपिटल का जो लंग्स हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में इस दिल्ली रिज का एक इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस के ऊपर देखने के लिए मिलता है। एक स्टडी के अंदर में सामने आया है। अभी आप देखिए कि एक जो हमारा एमएस स्वामीनाथन जो सर हैं उनकी मेमोरी के अंदर में एक रिसर्च फाउंडेशन आपको देखने के लिए मिलता है। उस रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के ऊपर जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज है, जो भी हैजार्डियस सिचुएशन उनका मोर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी भी एरिया के अंदर वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, वुमेन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलता है वाटर कलेक्शन, फूड का जो प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग में, तो वुमेन के द्वारा माइग्रेशन किया जाएगा वाटर के कलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो ये जो आपको काफ़ी कुछ इम्पैक्ट है जो वुमेन के ऊपर ही देखने के लिए मिलेंगे क्लाइमेट चेंज के। चिल्ड्रंस का मोस्ट वल्नरेबल पर्सनस आपको देखने के लिए मिलते हैं, चिल्ड्रंस के ऊपर भी आप देखिए कि डिजीज़ का जो आउटब्रेक है वो हो सकता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्रोट है, फ्लड है, काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वाटर रिलेटेड जो यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, जो यहाँ पे वाटर रिलेटेड जो क्लाइमेटिक हैजार्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि मोर वल्नरेबल पर्सनस है जो आपको वाटर रिलेटेड एरियाज़ के अंदर में जो पुअर पर्सनस हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ड्रोट का सिचुएशन क्रिएट होना, फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होना, क्या तो बिल्कुल पानी नहीं होना, क्या एक्सेसिव जो पानी है वो आपको देखने के लिए मिले, या आप देखिए कि यहाँ पे साइक्लोन का जो सिचुएशन क्रिएट होना, तो उसका जो मोर इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आपको वल्नरेबल जो पर्सनस है उनके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, आप देखिए कि वहाँ पे चोड़धार वैली आपको देखने के लिए मिलती है, चोड़धार वैली है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आप इसको रीड कर सकते हो। जो हमारा शिवालिक का जो एरिया है, जो शिवालिक हिल्स हैं स्टूडेंट, शिवालिक का हाईएस्ट जो पीक है वो भी आपको इस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के एरिया के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। क्या वहाँ पे हुआ था, कुछ पर्सन्स हैं जो ट्रैकिंग के लिए गए थे, उनका हेल्थ को इम्पैक्ट हुआ, उनको रेस्क्यू किया गया है। तो आप देखिए कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में चोड़धार वैली है, चोड़धार वैली आपको देखने के लिए मिलती है, और उसी वैली को यहाँ पे शिवालिक का जो हाईएस्ट पीक है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। इलेक्शन के कंटेस्ट के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके एक लीडर है, उनके बारे में बताया गया कि केरल का जो वायनाड का नाम का जो सिटी है वहाँ से भी वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सीट से कंटेस्ट किया गया है। आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर हैं प्रेजेंट समय में, उनके द्वारा भी 2014 का जो इलेक्शन है ऐसे 2 सीट्स के ऊपर में जो कंटेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो कितनी सीट्स के ऊपर में कंटेस्ट किया जा सकता है, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, 1996 से पहले आपको जो कंटेस्ट का जो लिमिटेशन है, नो लिमिट आपको देखने के लिए मिलता था 1996 से पहले। 96 के अंदर एक लिमिटेशन किया गया कि एक पर्सन के द्वारा 2 ही सीट्स उनके ऊपर कंटेस्ट किया जा सकता है एक इलेक्शन के दौरान में।
क्या वो दोनों सीट्स के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, तो आप देखिए उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया जाएगा। डबल मेंबरशिप नहीं हो सकता है, कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए रहता है, पर दोनों हाउसेज के अंदर में वो ओथ का जो प्रोसेस है उसको नहीं कैरी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में उनको एक हाउस है वो चूज करना होगा। काफ़ी बार आप देखिए कि जो स्टेट के एमएलएज हैं उनके द्वारा एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट किया गया, तो उनको एक जो सीट है वो वैकेंट करनी होती है, उसका एक टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसका सेक्शन 3 है, उसका सब सेक्शन 7 है, जिसके अंदर भी यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में बात किया गया है। पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो क्या बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या बेसिक यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 25 ईयर्स उसका एज होना चाहिए, लोकसभा के रिगार्डिंग में 30 का उसका एज होना चाहिए, एमएलसी और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा का इलेक्शन उसको कंटेस्ट करना है तो उस पर्सन को। स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे और भी कुछ क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि वहाँ आपको जो कोई भी केस के अंदर में 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर का जो पनिशमेंट है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको पनिशमेंट है तो लिली थॉमस केस है जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। 2000 लोक पेरी केस के नाम से भी एक जानते हैं, जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से है, जिसके अंदर बताया गया था कि 2 ईयर का जो लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कंटेस्ट के बारे में जिसको हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि यहाँ पे केरल के अंदर में एक टेंपल के बारे में डिस्कस किया गया है, वहाँ पे एलिफेंट्स है, उनका प्रेजेंस है स्टूडेंट्स, एलिफेंट का जो प्रेजेंस है वो बताया गया है। अगर हम इस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करें तो उसको थालापोली का जो एक्टिविटी है उसके रूप से जानते हैं। मुनेश्वरा जो स्वामी टेम्पल है वहाँ पे ये एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया है। क्या शो किया करता है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी जो को एग्जिस्टेंस है उसको ये शो करता है कि किस तरीके से हमारा जो वर्शिप है उसके अंदर में उनका जो लिंक, उनका जो इंटरकनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उसको अप्रोच किया गया है कि जो एलिफेंट्स के जो बच्चे हैं उनको जो ट्रांसफ़र किया गया है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर में। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट गुजरात के एरिया के अंदर में ट्रांसफ़र किया गया रिसेंटली, ट्रांसलोकेशन इनका, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कम्प्लीटली ये ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर बताना चाहिए क्यों उनका ट्रांसफ़र किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये बेसिकली वायलेशन है, वो भी यहाँ पे देखा गया है कि प्राइवेट जो जूज हैं जहाँ पे बेसिकली इस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं उसके अंदर में कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस लाई गए हैं, जिसके अंदर में इस तरीके से जो प्राइवेट जूज हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र का जो बात है उसको डिस्कस किया गया है। H5N1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं काफ़ी बार। H5N1 आप देखिए कि बर्ड्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर में इसका वैक्सीनेशन है उसको यूज नहीं किया जाता है बर्ड्स के रिगार्डिंग में, और जब भी डेंजर आपको देखने के लिए मिलेगा बर्ड्स का जो कलिंग है लार्ज लेवल के ऊपर उनका जो मास डिस्ट्रक्शन है वो कैरी कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या अब इसका जो प्रेजेंस है, इस जो वायरस है उसका जो होस्ट है, इस फ्लू का जो होस्ट है वो आपको एनिमल्स के अंदर में, कैटल्स के अंदर भी देखने के लिए मिला है। तो क्या कैटल्स को भी इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जो स्लोटरिंग है उसको कैरी किया जा सकता है स्टूडेंट्स? नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए कि क्या इसका जो किस तरीके से जो वर्क है उसको कैरी किया जाएगा। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में 2006 के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलता है H5N1 का आउटब्रेक। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी बार ये हर एक साल के अंदर इसका आउटब्रेक रहेगा। प्रेजेंटली केरल के अंदर हुआ है 2020 के समय में। आप देखिए कि जो H5N1 है 2020 कोविड-19 के समय में इवन पोलर एरिया, जो हमारे पोल्स के जो एरियाज है वहाँ पर भी इसका जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला। तो उसी का बेसिकली जो इम्पैक्ट अभी रिसेंटली US के अंदर कैटल्स के अंदर में इसको डिटेक्ट किया गया था। इंडिया के अंदर बर्ड्स हैं, जो डक्स हैं, वहाँ पर इसको डिटेक्ट किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि ये जब एनिमल्स के अंदर में इसका इम्पैक्ट होगा, एनिमल्स का जो मिल्क है उसके थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू भी इसका जो स्प्रेड है वो हो सकता है। तो किस तरीके से उसको यहाँ पे टैकल करना है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में है, हेल्थ के ऊपर रिस्क देखने के लिए मिलता है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को अगर आप ईट करते हो तो आपका हेल्दी ईयर्स हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अंदर रिड्यूस हो सकता है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। हमारा आप देखिए कि फार्मा सेक्टर के बारे में है। इंडिया फार्मा सेक्टर के अंदर में ग्लोबल लीडर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। CDSCO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा CDSCO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट का जो एजेंसीज है जिनके द्वारा लाइसेंस दिया जाता था या जो आपको
एक सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता था कि इस फार्मा सेक्टर को, इस फार्मा जो प्रोडक्ट है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो CDS-CO के द्वारा जो स्टेट्स का जो NOC का जो कॉन्सेप्ट है उसको विड्रॉल कर लिया गया है। अब ओनली CDS-CO के द्वारा ही कंप्लीटली जो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा कंप्लीटली जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका जो NOC है, उसका जो एक्सपोर्ट है उसको टैकल किया जाएगा। क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया स्टूडेंट? इस वजह से किया गया कि काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया के द्वारा जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। इथाइलिन ग्लोकिन का जो यूज़ है वो भी देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि जो ड्रग है, सिरप है जो बेसिकली कोल्ड के रिगार्डिंग में उसका जो ड्रग है उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे इथाइलिन ग्लिकिन है उसका यूज़ देखने के लिए मिला था, जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप से यूज़ किया जाता है। गैम्बिया के अंदर इंसिडेंट सामने आया था, कुछ यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, श्रीलंका है, उनके द्वारा भी कुछ रिपोर्ट्स है वो किया गया था कि बेसिकली इस तरीके से फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से थ्रू एक्सपोर्ट किए गए हैं उनके अंदर में कुछ जो डिफेक्ट्स हैं, कुछ यहाँ पे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, उन सब के रिगार्डिंग में केसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल का यही है कि इंडिया का अगर हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया आप देखिए कि आपको यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट नंबर के ऊपर वॉल्यूम के अंदर में जो फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोड्यूसर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम की रिगार्डिंग में 62% जो ग्लोबल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि DPT है और भी ट्यूबरक्लोसिस है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उनका आपको वैल्यूज है जो देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो फर्स्ट फेज के समय में जो HCQ नाम का जो मेडिसिन हुआ करता था वो भी इंडिया के द्वारा ही वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज है वहां पे उसको सेंड किया गया था। काफी सारी कंट्रीज जिनको नीड हुआ करता था। औरोरा का सिचुएशन है जो आपको हाई लैटिट्यूड का जो एरियाज है, हाई एल्टीट्यूड का जो एरियाज है वहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। पोलार के एरियाज के अंदर में एटमॉस्फेयर में आपको इस तरीके का जो लाइट्स है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम औरोरा के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि सन का जो सोलार स्ट्रॉम है वो देखने के लिए मिला है, उसी वजह से इस तरीके से लाइट्स का जो कलर है वो ऑब्जर्व किया गया। तो 20 ईयर्स के अंदर में सबसे जो एक्सट्रीम यहाँ पे जो सोलार का जो बेसिकली जो स्ट्रॉम है वो देखने के लिए मिला। पाकिस्तान के PM, पाकिस्तान के जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में है, नहीं एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए वो विजिट किए हैं। चाइना पाकिस्तान का आपको जो रिलेशन है वो देखने के लिए मिलते हैं। मालदीव के द्वारा कहा गया है कि इंडिया के जो डिफेंस पर्सन है उनको बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है सिविलियन पर्सन के द्वारा, तो वो यहाँ पे बताया गया है मालदीव के रिगार्डिंग में। पोलैंड के जो PM है उनके बेलारूस के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके परस्पेक्टिव से कुछ यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है। आप देखिए कि बेलारूस के अंदर में रसिया के द्वारा अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका जो उनको वहाँ पे स्टैंड किया था, तो उसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस आपको पोलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेतन्याहू के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उसी के पर्सपेक्टिव से यूनाइटेड अरब अमीरात है उनके द्वारा कहा गया है कुछ उसके रिगार्डिंग में। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। 2020 के समय जब डोनाल्ड ट्रंप है जो जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे US के, तो उनके द्वारा आप देखिए कि एक अब्राहम अकॉर्ड है, एक अब्राहम अकॉर्ड है जो आपको देखने के लिए मिलता है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है बेसिकली, जिसके थ्रू क्या है कि इजराइल के जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, उनके साथ में रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के रिगार्डिंग में था। I2U2 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया इजराइल है, US और UAE का जो कंट्री है वो इसका पार्ट हुआ करते थे। बट आप देखिए कि जब से यहाँ पे इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के अंदर जो अटैक्स किए गए हैं, जो स्पेशली रफा के अंदर भी जो अटैक्स किए जा सकते हैं उनके द्वारा, जो प्रेजेंट समय में ओनली सिटी है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसको बेसिकली उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कम्प्लीटली अरब कंट्रीज है उनके साथ में जो रिलेशंस है जो स्ट्रेंथन हुए थे समय के साथ में, उनके अंदर में आपको जो कुछ चेंजेस हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। US के द्वारा भी इजराइल को यहाँ पे कहा गया है कि उनके जो वेपन्स हैं उनको ना यूज किया जाए इजराइल के द्वारा रफा के अंदर जब अटैक किया जाए उसके पर्सपेक्टिव से। रसिया के द्वारा यूक्रेन का जो ये रीजन है उसके अंदर में अटैक किया गया है, तो कंटिन्यूस अटैक है, 2 ईयर का समय हो चुका है, कंटिन्यूस अटैक आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अफगानिस्तान के कुछ रीजन्स है, कांधार का जो रीजन है, अफगानिस्तान के सदर्न पार्ट के अंदर में जो बलूचिस्तान का जो रीजन है, सपोज कीजिए अफगानिस्तान है, सपोज कीजिए ये बलूचिस्तान आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे पाकिस्तान का भी ये पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ईरान का भी पार्ट है जिसमें सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस सिचुएटेड है। तो ये बलूचिस्तान का पार्ट है। यहाँ पे आपको कंधार देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको हेरात देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको काबुल है वो देखने के लिए मिलेगा।
तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये सिचुएटेड हैं। वहीं पे फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिला, वहाँ पे आप देखिए कि कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है, उसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। संडे का न्यूज़पेपर है, तो आप देखिए कि संडे के न्यूज़पेपर के ऊपर भी एक जो फोटो है वो शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो ईंट भट्टा जो हुआ करता है स्टूडेंट्स, ब्रिक और क्लीन का जो इंडस्ट्री हुआ करता है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पे वुमेन्स का जो वर्किंग प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। टू मच हार्डवर्क के बारे में 10,000 का जो सैलरी है वो बताया गया है कि मंथली सैलरी 10,000 है, कम्प्लीटली 10 आवर्स 12 आवर्स का जो वर्किंग है उसके बाद में भी। और किस तरीके से यहाँ पे मिट्टी को यूज किया जाता है, उसको जो ब्रिक है उसको यहाँ पे पकाया जाएगा और उसके बाद में उसका यूज आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और राइस का जो हस्क है उसको भी यूज किया जाता है, इनको बर्निंग के रिगार्डिंग, इनको पकाने के परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी आपको जो ब्रिक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इवन ज्योमेट्री भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो एक ही जो शेप का देखने के लिए मिलेगा। डेट मीन्स वहाँ पे जो फिक्स जो ज्योमेट्री है उसका डेवलपमेंट हो चुका था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में भी। तो इस तरीके से आपको जो ईंट हैं, जो ब्रिक्स हैं, जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में भी देखने के लिए मिलेंगी। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी